Welcome back to my YouTube channel Biology Special Classes, and this is Nehal Zungari. So today we are discuss about our actual topic of your first chapter of Science Part 2, and it is for 10th class student. Okay, so our actual topic is the heredity and hereditary changes. Okay, which is the first topic included into this chapter, heredity and the evolution. Okay, so first is the heredity and hereditary changes. अब हम देखेंगे कि हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है और इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है. ओके, सो फर्स्टली अगर मैं कहूँ तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है. हेरिडिटी इज नथिंग बट द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स. इट्स कॉल्ड एज द हेरिडिटी. अब हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है. हेरिडिटी मीन्स अनुवंशिकता, जिससे हम कहते हैं. ओके, अब अनुवंशिकता जब हम कहते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स के जैसे हम में होते हैं. ओके, कुछ कैरेक्टर, कुछ सिमिलैरिटीज हम में और पेरेंट्स में जैसे की वैसे दिखती है, बट वी आर नॉट एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स. ओके, हमें सिमिलैरिटीज दिखती है हमारे पेरेंट्स में से, कुछ कैरेक्टर हम में दिखते हैं, पेरेंट के जैसे कुछ कैरेक्टर हम में भी दिखते हैं, बट वी आर नॉट एग्जैक्ट आइडेंटिकल टू आवर पेरेंट्स. बट हम पूरे के पूरे बिल्कुल जैसे के वैसे हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं. सिर्फ कुछ कैरेक्टर्स हमें अपने पेरेंट के जैसे दिखते हैं. ओके, तो इसका मतलब कुछ कैरेक्टर्स जो है, सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम योर पेरेंट्स टू यू. ओके, आपके पेरेंट्स में से आप में कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स आए हैं, तो ये जो ट्रांसमिशन है, ये जो ट्रांसफर हो रहे हैं कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. ओके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं. ओके, सो आवर डेफिनेशन ऑफ हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर. ओके, द ट्रांसफर मींस ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. ओके, द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होना मींस ट्रांसफर होना, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं. और वाया जीन्स. अब देखो मेरे बच्चों, ये जो कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहे हैं, तो इसको कौन ला रहा है? ओके, ये जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आ रहे हैं, समझ लो कि जैसे मेरे मम्मा का नोज का शेप है, वैसे ये मेरा है. तो ये जो कैरेक्टर आपके मम्मा से आप में आया है, तो इस कैरेक्टर को कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये कैरेक्टर किसने लाए हैं? तो ये कैरेक्टर कौन लाता है? जीन्स लाते हैं. ओके, ये कैरेक्टर तो ट्रांसमिट होते हैं. इट्स राइट. ओके, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी, बट वाया जीन्स. ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किसके जरिए आते हैं? जीन्स के थ्रू आते हैं. मीन्स ये जो जीन्स है, वो जीन्स एक्चुअली इस कैरेक्टर को हमारे मम्मा या पापा से हम में लाते हैं. राइट. सो व्हाट इज द जीन्स? अब ये जो जीन्स है, ये जीन कैरेक्टर को लाते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. बट सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द जीन? अब ये जीन क्या है? तो जीन इज नथिंग बट इफ यू सी द डीएनए. अगर आप डीएनए देखते हो, ओके, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा डीएनए आपको निकाल के दे रही हूँ.
अगर आप डीएनए देख रहे हो, हर एक सेल में आपको डीएनए दिखाई देगा, राइट। तो अगर आप डीएनए देखते हो, ओके, तो डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, ओके, अगर मैं यहां से यहां तक डीएनए का कोई सेगमेंट, कोई पार्ट, ओके, पर्टिकुलर सेगमेंट अगर मैं कंसीडर करूं तो इसे मैं क्या कह सकती हूँ, जीन कह सकती हूँ, ओके। सो डीएनए का कोई पर्टिकुलर सेगमेंट, कोई टुकड़ा, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, राइट। और इसके ऊपर होती है इंफॉर्मेशन, ओके, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो सब डिटेल में तो आप बाद में सीखोगे, बट यहाँ पर हमको यही सीखना है कि ये जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स में से हम में आ रहे हैं, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, जीन है, ओके। ये जीन ही है जो पेरेंट्स में से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट। इट्स नथिंग बट इट इज द हेरिडिटी। इसको हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी कहेंगे। तो आपको समझ गई हेरिडिटी की डिफाइन, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन, ओके। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसमिट होना, और ये ट्रांसमिट किस तरह से होते हैं कि कौन लाता है, तो ये कैरेक्टर कौन लाता है, जीन लाता है। उसके बाद में मैंने क्या बताया कि व्हाट इज जीन, जीन इज अ पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का कोई टुकड़ा, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, ओके। उसके बाद में आपको दिया है, ये सब हिस्ट्री आपको दी है कि किस किस तरह से हेरिडिटी जो साइंस है वो कैसे इवॉल्व होते गया। ये जो हेरिडिटी जो आज आपको पता है, ये क्रोमोसोम, उसके बाद में आपको आरडीटी या जो भी हेरिडिटी साइंस में जो भी इम्प्रूवमेंट हो गए हैं, ये किस किस तरह से किस किस साइंटिस्ट ने आपको डिस्कवर करके दी है, ये सब स्टडी करने के लिए आपको आपके सिलेबस में दिया है, right? So first point is clear. Okay. Next our point is John Gregor Mendel is pioneer of a modern genetic. अब देखो मेरे बच्चों, ये जो जेनेटिक फील्ड है, ये जेनेटिक की जो फील्ड अभी आप देख रहे हो, जिसके अंदर हेरिडिटी और वेरिएशन का स्टडी किया जाता है। अब ये जो मॉडर्न जेनेटिक है, ये जेनेटिक के जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल सबसे पहले हमें किसने बताया है, जॉन ग्रेगर मेंडेल, ओके। मेंडेल नाम के कोई साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले आपको जेनेटिक के बारे में बताया है। ही वाज द पायोनियर, वो सबसे पहला व्यक्ति है, पहला पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। पायोनियर का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, ओके, हु गिव्स द मॉडर्न जेनेटिक, जिन्होंने हमें क्या दिया है, जेनेटिक के बारे में बताया है। मींस जेनेटिक के बारे में बताया है मतलब क्या बताया है, how these characters are transferred from one generation to another generation। ये जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर किस प्रकार से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। उसके बाद में ये कैरेक्टर जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ओके। उन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। पी प्लांट मतलब जो मटर के दाने आते हैं उसको हम पी प्लांट बोलते हैं। उसका बायोलॉजिकल नेम अगर कहूँ तो पाइसन सतावम उसे कहते हैं, राइट। सो वो जो पी प्लांट पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद में हमें उन्होंने जेनेटिक के प्रिंसिपल बताए कि ये जो जीन है, ये जीन किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, कैसे कैरेक्टर दिखाते हैं, कौन से कैरेक्टर दिखेंगे, कौन से कैरेक्टर नहीं दिखेंगे। ये सब जेनेटिक का जो फाउंडेशन है, ये सब किसने बताया है, सबसे पहले किसने बताया है, ग्रेगर जॉन मेंडेल, या उनको हम ऐसे भी कह सकते हैं जॉन ग्रेगर मेंडेल। सो ही वाज द पायोनियर। वो कौन थे, सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने हमें ये मॉडर्न जेनेटिक दिया है। नेक्स्ट अवर पॉइंट इज in 1901 the reason behind the sudden changes were understood due to the mutational theory of Hugo de Vries। ह्यूगो de Vries नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी हमको दी है, ओके। म्यूटेशनल थ्योरी हमको दी है। अब ये म्यूटेशनल थ्योरी किस बात के लिए हमें दी गई है, या ये हमें म्यूटेशन थ्योरी हमें क्या बताती है, तो ये म्यूटेशन थ्योरी जो है ये हमें वेरिएशन के बारे में बताती है। मींस अब आप एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो तो आपके पेरेंट्स और आप
एग्जैक्ट आइडेंटिकल हो क्या, बिल्कुल जैसे के वैसे हो क्या, नहीं हो। मीन्स आपके पेरेंट्स में और आप में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी है, राइट। मीन्स आपके पेरेंट्स में और आप में अगर डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, इट्स अ वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन आ रहा है, ये वेरिएशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, म्यूटेशन रिस्पॉन्सिबल है। देन नेक्स्ट योर क्वेश्चन में बी व्हाट इज म्यूटेशन मैम, राइट। ये म्यूटेशन क्या होता है, तो म्यूटेशन का मीनिंग होता है सडन चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। जो भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, जो भी आपका डीएनए है, उसके अंदर अचानक से बदलाव हो जाना, ओके, सडन चेंजेस हो जाना, और ऐसे होता है, ओके। और ये किसने डिस्कवर किया है, ह्यूगो दी व्रिस, जिन्होंने ये एक थ्योरी दी है, जिस थ्योरी का नाम क्या है, म्यूटेशन थ्योरी है, ओके। मींस सडन चेंजेस पाए गए हैं, सडन चेंजेस समझ में आने लग गए, ओके। और उसके बारे में हमें किसने बताया है, ह्यूगो दी व्रिस ने बताया है। नेक्स्ट, मीनवाइल इन 1902, अब ये 1901 की बात हो गई, उसके बाद में और कुछ डिस्कवर हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ, इन 1902 वॉल्टर एंड सुडॉन, ऑल्सो ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट, ओके, ऑब्जर्व, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ द ग्रासहॉपर। जो ग्रासहॉपर होता है एक इंसेक्ट है, जो हमारे इधर भी पाया जाता है, ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो ग्रासहॉपर है, ये जो इंसेक्ट है, जो ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है, जो ग्रास खाता है, हर्बीवोरस है, राइट। तो ये जो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट की सेल से सबसे पहले क्रोमोसोम की पेयर ऑब्जर्व की गई, ओके, क्रोमोसोम की पेयर ऑब्जर्व की गई, और वो पेयर किसने ऑब्जर्व की है, वॉल्टर एंड सुडॉन। अब जब तक इन्होंने वो पेयर, मींस क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम ये क्या पार्टिकल है, क्रोमोसोम ये क्या मटेरियल है, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, तब उन्होंने, ये वॉल्टर और सुडॉन जो है, उन्होंने पेयर्ड क्रोमोसोम सेल में से ऑब्जर्व किया, और किसकी सेल में से ऑब्जर्व किया, ग्रासहॉपर की सेल में से उन्होंने ऑब्जर्व किया। मींस हमको उन्होंने क्रोमोसोम के बारे में भी बताया, पेयर्ड क्रोमोसोम के बारे में हमें बताया। Until then it was not known to anyone, जब तक उन्होंने बताया नहीं, तब तक किसी को नहीं पता था। जब उन्होंने बताया, तब सबको पता चला कि नहीं भाई, क्रोमोसोम नाम की भी कोई चीज होती है, राइट। देन नेक्स्ट, रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग द नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब रिसर्च तो चालू ही था, अब रिसर्च का जो डायरेक्शन था वो किसकी तरफ था, मींस रिसर्च किसकी तरफ चल रहा था, तो नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल किसे कहते हैं हम, जो पैरेंटल सेल से नेक्स्ट सेल में ट्रांसमिट होने वाला मटेरियल, उसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और आपको सबको पता है कि डीएनए जो है, इट इज कंसिडर्ड एज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। क्यों हम उसे जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि डीएनए ही ऐसा है जो एक सेल में से, एक जनरेशन में से नेक्स्ट जनरेशन में आता है, ओके। सो अब उनका स्टडी किधर चालू था, रिसर्च कहाँ चालू था, किस डायरेक्शन से चालू था, कि भाई ये जेनेटिक मटेरियल का नेचर क्या है, राइट। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये वेदर इट वाज कार्बोहाइड्रेट, वेदर इट वाज फैट, वेदर इट वाज प्रोटीन, ओके, मींस ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, या ये फैट है, या और कुछ है, ये जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल है क्या, इसका केमिकल नेचर क्या है, इसके बारे में अब रिसर्च चालू था। वेयर इट वाज प्रूव दैट जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम, और तब क्या हमें पता चला है कि जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम। अब देखो, मैंने यहाँ पे डिफाइन में आपको बताया कि कैरेक्टर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, राइट। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में क्या जाते हैं, कैरेक्टर जाते हैं। और यहाँ मैंने ये भी बताया कि ये कैरेक्टर कौन लाता है, जीन लाता है। मींस कैरेक्टर्स जो है वो कौन कैरी करते हैं, जीन कैरी करते हैं। और जीन को कौन कैरी करता है,
क्रोमोसोम कैरी करता है। मीन्स ये जो एक चेन देखो, ये जो कैरेक्टर्स है, ये कैरेक्टर्स कहाँ रहेंगे? जीन पर रहेंगे। और ये जीन कहाँ रहेंगे? तो जीन क्रोमोसोम पे रहेंगे। और ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम एक्चुअली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं। मीन्स अगर क्रोमोसोम आ गए तो जीन आ गए, और अगर जीन आ गए तो जीन के ऊपर क्या है? कैरेक्टर्स है। मीन्स कैरेक्टर, हम ये भी कह सकते हैं कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिट वाया क्रोमोसोम आल्सो, राइट। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर कौन लाता है? जीन लाता है। और जीन कहाँ रहते, किसमें रहते हैं? क्रोमोसोम में रहते हैं। ओके, सो यहाँ पे दिया है कि जीन्स आर कैरिड वाया क्रोमोसोम। मीन्स ये जो जीन है, मैंने बोला कि ये जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ओके, बट ये जीन भी किसके भाया जाते हैं? क्रोमोसोम्स। ओके, मीन्स ये जीन जो है ये कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम लेके जाते हैं। कहा? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ओके, सबसे पहले कैरेक्टर होते हैं जीन पे, और जीन को कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम लेके जाते हैं। ओके, दिस एक्चुअली क्रोमोसोम आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। क्रोमोसोम आ गए, जीन आ गए, जीन आ गए, कैरेक्टर आ गए। दिस कैरेक्टर आर ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वाया जीन्स। ओके, नेक्स्ट इन 1942, अब 1944, ओके, इन 1944 में क्या हुआ? यहाँ 3 साइंटिस्ट हमें बताए हैं। एक है ऑस्वर्ड अवेरी, देन मैकलेन मैकार्टी एंड कोली मैकलॉड। ओके, these 3 साइंटिस्ट प्रूव दैट, अब इन्होंने क्या प्रूव किया? इन्होंने कोई नई हमें इंप्रूवमेंट दी है। प्रूव दैट एक्सेप्ट वायरसेस, अगर आप वायरसेस को छोड़ दो तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। अगर वायरसेस को छोड़ देते हो, ओके, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए होता है। ओके, और जेनेटिक मटेरियल हम किससे कहते हैं? जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होने वाला मटेरियल, जाने वाला मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। सिर्फ वायरसेस में नहीं होता है। तो वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल करके कौन काम करता है? तो आरएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो अगर आप वायरसेस को छोड़ देते हो तो अदर जो भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए ही क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद में आपको दिया गया है, देन इन 1961 फ्रेंच जेनेटिसिस्ट का मीनिंग होता है जो जेनेटिक का स्टडी कर रहा है, करता है, किया है, उनको हम जेनेटिसिस्ट कहेंगे। French geneticist Francois Jacob and Jack Muller proposed the model for process of protein synthesis। इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस का मॉडल हमें दिया है। ओके, अब आपको पता है कि प्रोटीन के बिना सेल बनती ही नहीं। जब तक प्रोटीन नहीं बनेगा तब तक सेल नहीं बनेगी। ओके, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज होना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट बात है। ओके, सिंथेसाइज होना मतलब तैयार होना, सेल में प्रोटीन तैयार होना आवश्यक है। ओके, प्रोटीन के बिना हमारी सेल ही नहीं बनेगी। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का जो मॉडल है, किस प्रकार से प्रोटीन बनाया जाता है, ओके, डीएनए के ऊपर इसकी इंफॉर्मेशन रहती है। प्रोटीन कैसा बनना चाहिए, किस प्रकार से प्रोटीन बनना चाहिए, इसकी इंफॉर्मेशन डीएनए पर होती है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन। ओके, यहाँ पर ऐसे कोडॉन होते हैं, वो कोडॉन जो है वो हमें इंफॉर्मेशन बताती है प्रोटीन सिंथेसिस की। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस का जो मॉडल है वो हमें इन जोकॉब एंड मोनॉट साइंटिस्ट ने दिया है। उसके बाद में देयर बाय द टेक्निक ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इमर्ज व्हिच हैज वास्ट स्कोप इन द जेनेटिक इंजीनियरिंग। उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो इंप्रूव हो गई। ओके, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसको हम आरडीटी भी कहते हैं, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी का बहुत सा इम्पोर्टेंस, बहुत से यूजेस हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में दिखाई देते हैं। तो ये टेक्निक उसके बाद में क्या हो गई है, डिस्कवर हो गई है। ओके, टेक्निक हमें बताई गई है RDT नाम की। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नया कॉम्बिनेशन वाला डीएनए इसमें बनाया जाता है, कुछ नया कॉम्बिनेशन वाला। देन द साइंस ऑफ हेरिडिटी, अब ये तो हो गया सब डिस्कवरी, उसके बाद में ये सब डिस्कवरी, ये सब आता है हेरिडिटी के अंदर हमको दिखाई दे रहा है। अब ये जो हेरिडिटी का साइंस है, ये जो हेरिडिटी है, ओके, ये जो जेनेटिक है जिसके अंदर हम हेरिडिटी का स्टडी करते हैं, ये हेरिडिटी साइंस इज वेरी यूजफुल नाउअडेज, ऑल्सो इट इज यूजफुल। ओके, अभी भी अगर देखा जाए तो आज भी अगर देखो तो ये हेरिडिटी का हमें बहुत ही यूज हमको दिखाई देता है। तो इट इज यूजफुल, किस बात के लिए ये यूजफुल है? सो इट इज यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डिसीजेस, मीन्स बहुत से जो डिसीज है, जो रोग है, उसका डायग्नोसिस करने के लिए, मीन्स वो जो डिसीज है, वो डिसीज कौन से बैक्टीरिया से हुआ है या किस चीज से, वो किस बात से वो डिसीज हुआ है, ये हेरिडिटी तो नहीं, हेरिडिटरी डिसीज तो नहीं है, या कोई जीन तो फॉल्टी नहीं हुआ है। तो ये डायग्नोस करने के लिए, मीन्स इसका निदान लगाने के लिए, ओके, हम हेरिडिटी का यूज करते हैं। उसके बाद में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर अगर हम में आए हैं, मीन्स पेरेंट्स में से अगर हम में कोई डिसीज आए हैं जैसे कि डायबिटीज एक्सेट्रा, ओके, तो इसके लिए भी हम हेरिडिटी साइंस का यूज करते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट हमने करनी चाहिए, अगर ऐसे डिसीज है तो उसके ऊपर हमने क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए, उसके लिए भी हेरिडिटी का यूज किया जाता है। उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज। अब हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है? दो डिफरेंट वेराइटीज हम कंबाइन करके कुछ नई वेराइटी बनाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड वेराइटी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा रही हूँ, वो ज़ेब्रॉइड नाम का एनिमल है जिसके अंदर कुछ जीन लिए गए हैं हॉर्स में से और कुछ जीन लिए गए हैं ज़ेब्रा में से। ओके, उसके बाद में और भी देखा जाए तो म्यूल नाम का कुछ ऑर्गेनिज्म है, ओके, जो कि हाइब्रिड वेराइटी है। ऐसी वेराइटीज जो है, हाइब्रिड वेराइटीज जो है, ये भी हमें ये हेरिडिटी साइंस के अंदर दिखाई देती है। ओके, सो इस प्रकार से हमने देखा है कि हेरिडिटी क्या है, हेरिडिटी के अंदर कौन कौन सी डिस्कवरी की गई है, ओके, हेरिडिटी का मीनिंग क्या होता है, उसके बाद में क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया है, उसके बाद में प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में हमें कैसे पता चला है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और हेरिडिटी के यूजेस कौन कौन से, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन भी आ सकता है। ओके, What are the uses of the heredity science? हेरिडिटी साइंस के क्या यूजेस है? 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए आपको यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है। तो आपको इसके अंदर लिखना है कि इट इज यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द वेरियस डिसीजेस, देन आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, उसके बाद में प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज। ओके, दीज आर द ऑल uses of the heredity science. Okay, in this way we talk about the heredity and heredity changes. Okay, so I hope you understand it, and thanks for watching me.